नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा क्लास DY पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम इस सेशन का नाम क्या रख दिए हैं, CNA अर्थात करंट न्यूज एनालिसिस। जो आपको आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें आप जो निबंध लिखते हैं उनमें क्या होगा, बहुत ही सहायक होगा। तो आज हमारी चर्चा का विषय है कि भारत पृथ्वी पर सौर तूफान टकराया था, और जो सौर तूफान है वो दोबारा से सूर्य के अंदर क्या हुआ है, दोबारा से आया है 13 से 14 मई में, हम जानेंगे। तो इस जो सेशन में हम जानेंगे कि पृथ्वी के लिए कितना खतरनाक था सौर तूफान, और पृथ्वी की जो सैटेलाइट हैं वो उनको क्या इफेक्ट पड़ा है, तो जानेंगे। सबसे पहले विस्तार के साथ में तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, वर्तमान में चर्चा में क्यों है, तो वर्तमान में चर्चा का विषय है, आपने जैसा कि देखा होगा या सुना होगा कि ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह है कटिंग 9:23 की है 10 मई की, और ये है 11 मई की 7:44 की। तो ये है सूर्य, और सूर्य के अंदर क्या हो रहा है, सूर्य के अंदर हो रहे हैं सौर तूफान उत्पन्न। तो क्या होते हैं सौर तूफान, आगे विशेष में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य ने 10 से 9 11 मई में 10 से 11 मई सन 2024 को क्या हुआ, दो मजबूत सौर ज्वाला उत्सर्जित हुई, जो 10 मई को रात 9:23 पर और 11 मई को सुबह 7:44 पर क्या थी, अपने चरम पर थी। तो इस कारण से हम कर रहे हैं चर्चा, वर्तमान में चर्चा का विषय है, क्योंकि सूर्य के द्वारा दो मजबूत क्या सौर ज्वाला उत्सर्जित की गई हैं। लेकिन इसके बाद भी दो और सौर ज्वालाएं आई हैं जो 13 और 14 मई को हैं। ठीक है, तो आगे है सूर्य। तो सबसे पहले जानते हैं हम सूर्य क्या होता है। अगर ये सौर ज्वालाएं उत्पन्न क्यों होती हैं विशेष जानेंगे, लेकिन ये आपको वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसे आप स्किप ना करें क्योंकि इसमें आपके लिए भरपूर ज्ञान है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं सूर्य क्या होता है। तो सूर्य एक तारा है जो क्या करता है, हमें यह पूरे ब्रह्मांड में जहां तक उसकी रेंज है वो क्या देता है, हमें प्रकाश उत्पन्न कराता है, और यह पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। यह सबसे निकट तारा कौन सा है, सूर्य है। सूर्य को अगर आंतरिक रूप में देखा जाए तो आंतरिक संरचना के आधार पर हम सूर्य को कितने तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं या तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले अंदर का होता है एक कोर, दूसरा होता है विकिरण मंडल, तीसरा होता है संवहन मंडल। तो इस प्रकार हम सूर्य को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर एक कोर, विकिरण मंडल और संवहन मंडल जानेंगे विशेष रूप में। तो सबसे पहले जानते हैं कोर क्या होता है। तो देखो, ये है सूर्य का आंतरिक भाग जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हम कोर। जहाँ क्या है, जहाँ क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया, यह सूर्य में होती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, जिसके द्वारा क्या होते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो ये इसे कोर के बारे में जानेंगे। कोर सूर्य का मध्य भाग होता है, और जिसका तापमान कितना होता है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। और जो इसकी अवस्था है, सूर्य की अवस्था पूछी जाए तो सूर्य की अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, और इसी में क्या होता है, संलयन की क्रिया होती है या नाभिकीय संलयन होता है। एक होता है नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन। तो सूर्य में पूछा जाता है आपसे कि सूर्य में कौन सी क्रिया होती है, तो सूर्य में होती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। ठीक है, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे आंतरिक संरचना में दिखाई दे रहे होंगे, जैसे केंद्रक है, विकिरण क्षेत्र है, और ये संवहन मंडल है। और अब पूछा जाता है कि सूर्य का पृथ्वी पर या सूर्य का आंखों से दिखाई देने वाला भाग कौन सा है, तो कोरोनल हॉल या कोरोमंडल होता है, या इसे प्रभामंडल भी कहते हैं। ठीक है, ये कोरोना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, पृथ्वी पर आंखों से दिखाई देने वाला भाग है। आगे जानेंगे। इसके बाद में आगे है विकिरण मंडल या रेडियो एक्टिव जोन। जब सूर्य में क्या हो रहा होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही होती है, तो सूर्य में नाभिकीय संलयन के रूप में कई प्रकार की किरणें उत्पन्न होती हैं रेडियो एक्टिव, जैसे एक्स रेज किरण, गामा रे किरण और फोटोन रे किरण। तो जिस क्षेत्र में रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं उस क्षेत्र को हम रेडियो एक्टिव जोन जानते हैं या विकिरण मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहले मैंने बताया आपको कोरमंडल होता है, कोरमंडल जो सूर्य का अंतर्भाग होता है जहां नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद में दूसरा मंडल है विकिरण मंडल, जहां से रेडियो एक्टिव तरंगें निकलती हैं या एक्सरेज, गामा रे और फोटोन। ठीक है, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, सूर्य का ये पार्ट है। ठीक है, आगे है संवहन मंडल। अच्छा, संवहन मंडल किसे कहते हैं, तो संवहन से नाम से ही प्रदर्शित है, संवहन अर्थात यहाँ जो धाराएं बहती हैं जिस मंडल में उसे कहते हैं संवहन मंडल। तो इसमें हाइड्रोजन के बने सेल होते हैं,
जो अंदर की ओर क्या होते हैं, अंदर की ओर होते हैं बड़े और बाहर की ओर होते हैं छोटे, या ऐसे समझ सकते हो कि अंदर की ओर होंगे बड़े और बाहर की ओर होंगे छोटे। तो इनसे क्या होता है कि इनके बीच में एक गैप बना जाता है, जैसे ये गैप बन रहा है, इन गैप के बीच से में होकर क्या निकलती है, इनके गैप के बीच से होकर निकलती है ऊर्जा या सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा। तो इन्हीं सेल के बीच में होकर सूर्य का संबंध होता है, अर्थात जो सूर्य की ज्वाला बाहर निकलती है वो इन सेलों के बीच में होकर निकलती है। आपको ध्यान रखना है किन सेलों के, तो हाइड्रोजन सेल के दो सेलों के बीच में होकर जो स्थान खाली रह जाता है उनके बीच में से निकलती है सूर्य ऊर्जा या सौर ज्वाला, जिसे किसे कहते हैं, संवहन मंडल। तो ठीक है, तो आपको मैंने अभी तक बताया कि सूर्य में 3 मंडल होते हैं। नंबर 1 कोर मंडल, दूसरा कोर के बारे में बताया मैंने विकिरण मंडल, और तीसरा बताया संवहन मंडल जो सबसे बाहरी मंडल है। तो आंतरिक रूप में हम सूर्य को आंतरिक संरचना के रूप में 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, कोर मंडल, विकिरण मंडल, संवहन मंडल। ठीक है, आगे जानेंगे सौर ज्वाला क्या होती है। तो सौर ज्वाला या सौर ऊर्जा, तो जब कोर में बहुत अधिक ज्वाला उत्पन्न होती है, या ऐसा समझ लो सूर्य के अंदर बहुत तीव्र गति से क्या होता है, सौर नाव के संलयन हो रहा होता है, तो सूर्य में से क्या होती है, सूर्य की जो तीनों परतों को बाहर निकालकर कोई सौर ज्वाला हाइड्रोजन सेल के बीच से होकर बाहर निकलती है, और जो तीनों परतों को पार करती हुई क्या करती है, हाइड्रोजन सेल को चीरते हुए सूर्य की सतह को छोड़कर कहां पहुंच जाती है, सौर मंडल में। सौर मंडल किसे कहते हैं, तो सौर मंडल कहते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो ग्रह होते हैं उन सभी को मिलाकर या सौर मंडल या सौर परिवार बोला जाता है। तो सूर्य से देखो जैसे कि ये निकल रही है आपके सामने सौर ज्वाला या सौर ऊर्जा, ये निकल कर कहाँ पहुंच जाती है, सौर मंडल में। और सौर मंडल में जिस ग्रह पर पहुंच जाती है, जिस ग्रह पर, जैसे मान लो पृथ्वी पर पहुंचती है, तो क्या होता है, तो जिस ज्वाला का इसमें होती है, ये ज्वाला 2 प्रकार की होती है। एक ज्वाला का होता है तापमान अधिक, तो तापमान अधिक होगा तो सीधी सी बात है जिसका तापमान अधिक होगा उसमें क्या हुई, ऊर्जा भी अधिक होगी। तो जिसकी ऊर्जा या तापमान अधिक होता है वो तो क्या करती है, सूर्य को छोड़कर बाहर निकल जाती है। लेकिन जिस ज्वाला का तापमान कम और ऊर्जा जिसमें कम होती है, तो सूर्य क्या करता है, सूर्य अपनी ओर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि सूर्य से केवल और केवल जब बाहर निकलने वाली ज्वाला होती है तो उसकी ऊर्जा और तापमान दोनों ही क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, और जब जब मैक्सिमम होते हैं तो वह अधिक ऊर्जा के साथ में सौर मंडल में क्या करती है, दूसरे ग्रहों तक पहुंच जाती है। और जब दूसरे ग्रहों तक पहुंच जाती है तो क्या क्या नुकसान करती है, तो जानेंगे पहले। सौर ज्वाला, जब यह ज्वाला पृथ्वी के निकट से होकर गुजरती है, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रही है कि ये सौर ज्वाला है और पृथ्वी के निकट से होकर गुजरती है, तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से यह पृथ्वी पर गिरने लगता है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब है गुरुत्व को आकर्षण करने वाला, अर्थात आपने ये पढ़ा होगा कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। क्यों करती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है जो प्रत्येक वस्तु को आसमान में या कहीं भी एक कोई वस्तु हो जहां तक उसके गुरुत्व बल का प्रभाव है वहां तक प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, अर्थ है। तो उसी के कारण ये जो सौर ज्वाला है गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, और गिरने पर क्या करते हैं, परंतु वायुमंडल इसे विचलित कर देता है। क्यों विचलित कर देता है, मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी के अंदर भी क्या है, एक संवहन मंडल है जिसमें क्या है, धाराएं बहती हैं और जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे स्लाइड है। ये वीडियो आपको लंबी जरूर होगी लेकिन इसमें ज्ञान आपको भरपूर मिलेगा। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, आगे चलते हैं। सौर ऊर्जा से पृथ्वी पर घटित क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो सौर ऊर्जा से पृथ्वी पर निम्न 3 घटनाएं घटित होती हैं। जैसे नंबर 1, पृथ्वी पर जो संचार उपग्रह हैं वो क्या कहते हैं, उनमें डैमेज हो जाते हैं या वो टूट जाते हैं। दूसरी, इसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे बालसूर कहते हैं। क्या कहते हैं, बालसूर कहते हैं। वो एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, तो उसे अरोरा के नाम से जाना जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि जब सूर्य के द्वारा सौर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है तो पृथ्वी पर एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो सौर ऊर्जा को या रंगीन प्रकाश को अरोरा के नाम से जाना जाता है। और इसे उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियोलिस और दक्षिण गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं। अर्थात मान लो कि हमारी एक पृथ्वी है, ठीक
ठीक है। ये हमारी ये है पृथ्वी, और पृथ्वी का ये ध्रुव मतलब अच्छे झुकाव, तो इसे कहते हैं ऊपर वाले को नॉर्थ पोल, इसे कहते हैं साउथ पोल। तो जब हम इसे क्या करते हैं, ये है इक्वेटर या भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को कहते हैं हम उत्तरी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को कहते हैं हम दक्षिण गोलार्ध। तो जो दक्षिणी गोलार्ध में अगर यहाँ क्या आता है और अरोरा आता है तो उसे कहते हैं हम अरोरा ऑस्ट्रेलिस, और अगर यहाँ बनता है अरोरा तो उसे कहते हैं अरोरा बोरियोलिस। ठीक है। आगे है पृथ्वी का सुरक्षा कवच। तो देखो पृथ्वी पर जब सौर ज्वाला आती हैं तो पृथ्वी पर भी क्या है, पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वीय गुरुत्वीय क्या होता है, चुंबक होती है, एक चुंबक की तरह कार्य करती है पृथ्वी। क्यों करती है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर भी देखो इनर कोर पाया जाता है, और इनर कोर में पृथ्वी के अंदर जो आपको ये दिखाई दे रही होंगी स्पेरिकल या घुमावदार, ये हैं जो मतलब धाराएं, संबंध धाराएं ऐसे बोल समझ सकते हो। तो जब संबंध धाराएं पृथ्वी के अंदर बहती हैं तो वो इस तरह का क्या करती हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती हैं, जिससे क्या होता है ऊपर नॉर्थ पोल, नॉर्थ ये आपको दिखाई दे रहा होगा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, और नीचे साउथ मैग्नेटिक पोल, यानी कि एक चुंबक की तरह पृथ्वी कार्य करती है। और जब पृथ्वी पर कोई सौर ज्वाला आती है अंतरिक्ष से तो उसको क्या करती है, प्रतिकर्षित कर देती है और ध्रुवों की ओर घुमा देती है। जैसे पृथ्वी के आंतरिक कोर या संबंध मंडल में संबंध धाराएं बह रही हैं, जिससे पृथ्वी का एक चुंबक की तरह कार्य करती है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह कार्य करेगी। करने पर पृथ्वी पर आने वाले जो आवेश है, यानी कि क्या आता है चुंबकीय, जब सौर ज्वाला आती है तो उसमें क्या होता है, आवेश ही होता है, ऊर्जा होती है, तो उसे प्रतिकर्षित करके क्या कर देती है, ध्रुवों पर भेज देती है, और ध्रुवों से क्या करती है धीरे धीरे ये रिप्लेस कर देती है। ठीक है। उसके साथ में हम आगे बताएंगे पृथ्वी का सुरक्षा कवच। तो देखो ये है, जैसे कि ये सन 2003 में लास्ट बार सन 2003 में आया था, इसका मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कैसा है वीडियो। तो ये इस तरह से पृथ्वी के एक सुरक्षा कवच है। तो पृथ्वी एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र से घिरी हुई है, जिसे कहते हैं मैग्नेटो स्पीयर कहा जाता है। ठीक है। यह पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। आगे है, तो ये देखो ये है 2003 में नवंबर और आपको दिखाई दे रही होगी ये स्टार्ट हो गया, आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे देखो दिन की काउंटिंग बढ़ रही है। हो जाओ भाई, ये देखना आप शुरुआत से, ये 18 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है, और 18 से अक्टूबर से घूमते घूमते जैसा कि ये 2003 में आया था पृथ्वी पर सौर ज्वाला। ठीक है। तो देखो ये जैसे जैसे सौर ज्वाला आ रही है इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाता है, और ये देखो ऐसा पूरा क्या ये मैग्नेटिक फील्ड है पृथ्वी का चुंबकत्व, जिससे क्या करती है, सुरक्षा करती है पृथ्वी की खुद। पर पृथ्वी पर ऐसा पहली बार नहीं होता। अगर पृथ्वी का ये चुंबकत्व नहीं होता तो पृथ्वी के पर रहने वाले या हम सभी का जो जीवन है वो क्या होता, बहुत ही खतरे में पड़ जाता, और खतरे में पड़ने पर क्या हो जाता, पूरा का पूरा हमारा जो जीवन काल है या यहाँ पर जो जीवन संभव है वो असंभव हो जाता, और हम सब के सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी तक 8 दिसंबर 9 दिसंबर हो गए, ये लास्ट 1 जनवरी सन 2004 तक रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि जो सौर ज्वाला आती हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक अपना प्रभाव दिखाती हैं, कम से कम 2 महीने या 3 महीने भी हो सकते हैं, 15-20 दिन तो नॉर्मल चलती हैं। ठीक है। तो आपको ये देखो दिखाई दे रहा होगा, दिसंबर हो गया 27, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31, और ये हो गया 1 जनवरी 2004। ठीक है। तो ये 1 जनवरी 2004, 18 अक्टूबर से और 1 जनवरी 2004 तक क्या रहा था, 2003 में पृथ्वी पर सौर ज्वाला रही थी। ठीक है। आगे है, ठीक है। अब सौर ऊर्जा के प्रभाव, तो देखो सौर ऊर्जा के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो जब पृथ्वी पर सौर ऊर्जा के प्रभाव आते हैं तो सबसे पहले सैटेलाइट क्या करती है, सबसे पहले जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिकेशन होता है, और जो भारत जब जो मनुष्य स्पेस में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, उनके लिए नुकसान होता है। और जो एयरप्लेन है, एयरप्लेन इलेक्ट्रिक के लिए, कम्युनिकेशन के लिए,
ग्लोबल पोजीशन सिस्टम या जीपीएस, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, सब के सब डैमेज होने की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि भूचुंबकीय तूफान जो हमारे वायुमंडल में पेश कर सकते हैं, वो अंतरिक्षयान अंतरिक्ष यात्रियों को धमकी दे सकते हैं। धमकी का मतलब है उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये जो नेविगेशन सिस्टम होता है, मैंने बताया जीपीएस ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, बाधित कर सकते हैं और बिजली ग्रिड को कहर पा सकते हैं। क्योंकि उसमें जो एक जब सौर ज्वाला आती है तो उसमें अनंत क्या आता है, आवेश आता है। जो अनंत आवेश आता है तो क्या कर देता है, वो पृथ्वी पर सभी जो भी कम्युनिकेशन साधन है या लाइट है उनको प्रभावित करती है। ठीक है, अब वर्तमान में पृथ्वी पर क्या रहा, तो वर्तमान में पृथ्वी पर आया कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में क्या आया था, उत्तरी गोलार्ध मैंने बताया था कि पृथ्वी के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल पर देखा गया, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा ग्रीन लाइट में, तो उच्च अक्षांशों में आसमान में नॉर्दर्न लाइट से जगमा रहा था। ठीक है, और इसको कहाँ कहाँ देखा गया, तो स्विट्जरलैंड में देखा गया, स्लोवाकिया में, जर्मनी, पोलैंड आदि देशों में देखा गई। ठीक है, तो यह कैसी है, यह एक दुर्लभ वायुमंडलीय घटना है। वैज्ञानिकों के अनुसार मैंने बताया था आपको कि सूर्य के हाइड्रोजन सेल के जो दो स्थान होते हैं, दो सेल होते हैं, उनके बीच से स्थान होता है, उनमें से आता है। लेकिन वैज्ञानिक उससे क्या मानते हैं कि यह सूर्य के AR13664 भाग से निकलती है और इसकी जो स्पीड बताई उसकी लगभग 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये पृथ्वी की ओर बढ़ती है। ऐसी इनकी इतनी स्पीड होती है। ठीक है, आगे है भारत में अरोरा। तो ये भारत में अरोरा है लद्दाख क्षेत्र में। ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी बन गया, अब तो जम्मू कश्मीर अलग है और सेपरेट होकर लद्दाख है। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में नाइट का ये दृश्य है, जैसा कि लाल लाल क्या दिखाई दे रहा है, प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो भारत में लद्दाख क्षेत्र में एक है हेनले डार्क स्काई रिजर्व। वहां पर जो उनके खगोलविद थे उन्होंने बताया कि शुक्रवार को देर रात करीब 1 बजे आकाश में एक उत्तरी पश्चिमी क्षैतिज पर एक लाल रंग की पट्टी दिखाई दी, जो क्या था, अरोरा। इसे किस नाम से जानेंगे, तो उत्तरी गोलार्ध में है तो अरोरा बोरियोलिस। ठीक है, और सौर तूफान, तो मैंने बताया था शुरुआत में सौर तूफान क्या होता है। तो सौर तूफान, सूर्य एक तारा है जिसके पास स्वयं की ऊर्जा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही होती है और यह ऊर्जा सूर्य से अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन की क्रिया से प्राप्त करता है। यानी कि ऊर्जा कहां से प्राप्त करता है, तो ऊर्जा इसके सूर्य के पास आती है नाभिकीय संलयन की क्रिया से। और सूर्य से चुंबकीय धाराओं के बाहर निकलने वाली प्रक्रिया को हम कोरोनल मास इंजेक्शन कहते हैं। अर्थात जो ये निकल रही है बाहर, इस बाहर निकलने वाली प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो निकलने वाली प्रक्रिया को कहेंगे कोरोनल मास इंजेक्शन। लेकिन इस जो निकल रही है इस किरण को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सौर तूफान या सौर ऊर्जा। ठीक है, अलग अलग है, मैंने सबको डिफरेंस बताया आपको। अब ये कैप्चर किया है भारत के आदित्य L1 के द्वारा। देखो ये मैंने अभी बताया था 10 मई और 11 मई की थी वो तस्वीर, लेकिन ये आदित्य L1 के द्वारा खींची गई हैं। ये है 13 मई की और ये है लेटेस्ट 14 मई की। ये देखो 14 मई की 2024 और 13 मई 2024। ठीक है, ये सौर ज्वाला बहुत मतलब भयंकर निकलनी है, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया कि लास्ट 50 सालों में ऐसा पहली बार देखने को मिला है, जितनी की ये इतनी मतलब प्रबल ज्वालाएं हैं। ठीक है, तो सूरज ने विशालकाय और सबसे ताकतवर सौर लहर धरती की ओर फेंकी है। इनकी तीव्रता बताइए लगभग 8.7 गुना तीव्रता है इनका, यानी विस्फोट की तीव्रता है। आधी सदी का मतलब है 50 सालों में पहली बार इतनी तगड़ी सौर लहर सूरज से निकली है, वो भी उसी धब्बे से जहां से 11 मई मैंने अभी बताया था आपको, 11 मई से और 13 मई के बीच में 2 बार विस्फोट हुआ था। ठीक है, तो पहले 10 मई को, फिर 11 मई को, उसके बाद 13 मई को और 14 मई को, दोनों को। तो ये आदित्य L1 के द्वारा फोटो खींची गई है। अच्छा, आदित्य L1 क्या है, तो हम जानेंगे इसके बारे में भी। तो जो आदित्य L1 है, ये इसरो का, यानी भारत की जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कब 2 सितंबर 2023 में क्या श्री हरिकोटा द्वीप है, उस द्वीप पर श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इससे एक सूर्ययान प्रक्षेपित किया गया था। यह है आदित्य L1। L1 का मतलब क्या होता है, तो L1 का मतलब लैग्रांज बिंदु, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच में 5 पॉइंट ऐसे हैं, 1 2 3 4 और 5, जहां पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में, यानी सूर्य की तरफ आगे जाने पर वो उसको क्या हो सकता है, वो जल सकता है। तो वहां से 5 बिंदु ऐसे हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच में, जहां से एक सटीकता से क्या हम रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो आदित्य L1, ये L1 पॉइंट पर है आदित्य सूर्य मिशन, तो इसलिए आदित्य L1 नाम रखा गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि आदित्य L1 क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सूर्ययान भेजा गया था वो L1 पॉइंट पर क्या है, रुका हुआ है। ठीक है, तो आगे
अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, और अगर आपको कोई अपना सुझाव देना है तो उसको कमेंट बॉक्स में, हमारा कमेंट बॉक्स पूरी तरह से खाली रहे, उसमें कमेंट जरूर करें। और वीडियो को अगर आपको लगता है कि आपके कोई सगी संबंधी को इससे जानकारी हो सकती है तो उसको शेयर जरूर करें। और आपने अगर अंत तक हमारी वीडियो देखी है तो उसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। हमारे एक बार चैनल को मैंने, जैसे यूट्यूब नो बताता रहता है एल्गोरिथम यूट्यूब का, कि जो हमारी वीडियो देखते हैं, जैसे मान लो हमारी अभी दो चार वीडियो हैं जो हमारी 1K से ऊपर गई हैं, तो उनमें जो सभी के सभी हैं वो अधिकतर वीडियो को देखने के बाद क्या सब्सक्राइब नहीं करती हैं। तो मैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा जल्दी से हमारा परिवार क्या हो, ग्रोथ करे। ठीक है, जब आगे आने वाले आएंगे हम एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।